बोलते हैं अलजेब्रा, मतलब बीजगणित। ठीक है, तो यहां पर आप जो सामने देख रहे हो, ये जो लाइन सेगमेंट देख रहे हो, इसमें डायरेक्शन भी है। इसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो लिख लो, जो शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बोलते जाऊंगा, लिखते जाना। वेक्टर, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर, फिर उसके शॉर्ट में लिखना अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लिख लिया? अब ये वाले लाइन सेगमेंट को ले लो, यहां से ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया, और ये डायरेक्टेड है ए से बी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर ए बी। ये ड्रॉ कर लेना छोटा सा, और ऐसे लिखना वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। ठीक है, यहां ए जो होता है उसको बोलते हैं इसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और जो बी होता है उसको बोलते हैं उसका टर्मिनल पॉइंट। तो इसका नोटेशन जो होता है वो हमेशा ऐसे ही होता है, इनिशियल से टर्मिनल, और ऊपर में एरो बना होता है। समझ गए ये? अगर मान लो मैं इन दोनों को उल्टा कर दूं, बी को पहले लिखूं, ए को बाद में लिखूं, तो क्या ये दोनों का मतलब सेम होगा कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए क्या सेम होंगे? नहीं, अलग हो जाएगा। तो उस केस में हम यहां पर क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। समझ में आया ये चीज? मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी ए। डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो दैट्स व्हाई वहां पर माइनस आ गया। ये क्लियर हो गया सबको? कई बार वेक्टर को डिनोट करने के लिए ऐसे सिंपल स्मॉल लेटर का भी यूज करते हैं, जैसे इसका नाम दे दिया वेक्टर ए, तो भी आपको मतलब वही समझना है, वही वेक्टर है। क्या ये क्लियर हो गया? जैसे जनरली हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं तो स्मॉल वी वेक्टर लगाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज आपको जाननी है? हाँ, अगली चीज जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान से देखो, उसी लाइन पे आप चाहो तो लिख सकते हो, इसी जगह पे लिख सकते हो। यहां पर अगर कभी आप ऐसा लिखोगे ना, ये चीज, ठीक है, या अगर इस नोटेशन को यूज करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ये जो दो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसको हम रीड करते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के हिसाब से देखें तो उसकी लेंथ कितनी है वो उसका मैग्नीट्यूड है। क्या ये क्लियर हो गया? जैसे अगर मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करना चालू किया, सपोज इस पॉइंट से, इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूं रेफरेंस के लिए। वो एक ऐसी जगह पे आया, वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि उसका ईस्ट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ईस्ट के डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 यूनिट्स। उसका नॉर्थ के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4 यूनिट्स। क्या ये समझ में आया? तो अगर उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमको एक्चुअली क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। और ये वेक्टर क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है? इस वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर ए बी से डिनोट करेंगे। और इसका लेंथ कितना है वही इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो ये लेंथ कितना आएगा? 5 यूनिट्स। क्यों 5 आएगा? क्योंकि भाई 4 और ये 3 पाइथागोरस ट्राइंगल, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से कितना आ जाएगा? 5। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें क्या चीज हमें ध्यान में रखनी कि जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है? 0। मतलब वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा कोई भी चीज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एक वर्ड लिखना, पोजीशन वेक्टर। ये मैं कई बार यूज करूंगा, पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में पीवी, शॉर्ट में पीवी, पोजीशन वेक्टर पीवी। अब अगर तुम लोग घर से कहीं बाहर घूमने गए, फोन आया, ठीक है, इधर उधर घूम रहे, जैसे तो घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, ठीक है, कहां पर है? इसकी मम्मी फोन की, कहां पर है? बस घर के पास हूं। कितना दूर है? तो ये बताएगा ना कि 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो ये जो 5 या 3 या 2 ये बता रहा है, ये किसके हिसाब से बता रहा है? अपने घर के हिसाब से बता रहा है।
उसका घर इसके लिए क्या हुआ, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो किसी भी वेक्टर की, किसी भी पॉइंट की अगर हम पोजीशन उसके रेफरेंस से लेंगे तो उसी पोजीशन को हम उसका क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो हम मैथ्स में या वेक्टर अलजेब्रा में ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। समझ में आया ये चीज? तो किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे किसी भी पॉइंट को, तो जो वेक्टर बनेगा वो उसका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। जैसे अभी भी हमने देखा ना, जो छोटा सा एग्जांपल लिया था, आपने यहां से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में इतना गए, तो हमने किसके रेफरेंस में लिया, ओरिजिन के। तो ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो वेक्टर बनता है उसे उस पॉइंट का क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। क्या ये समझ में आ गया? अब फॉर एग्जांपल वो पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट अज्यूम करते हैं क्या है, एक्स वाई और जेड। अब यहां आप लोगों ने अभी तक एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, क्योंकि हम 2D पढ़ रहे थे 10th तक, लेकिन 11th ऑनवर्ड्स हमें 3D का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3D मतलब स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उसमें तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई और जेड। और ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो वेक्टर बना, ये पॉइंट P का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना लो, ओरिजिन बना लो। पूरा नहीं भी बनाओगे तो ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसा कर लो। ये कर लो 0,0 कर लो, 2D में कर लो फिलहाल, है ना। यहां पर पॉइंट P ले लो, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लो, और इन दोनों को ऐसे करते हुए ज्वाइन कर देना, ऐसे करते हुए ज्वाइन कर देना, और ये एक एरो बना देना। ये तो ओरिजिन है, O हो गया, ये वाला पॉइंट P है ना। तो ये जो वेक्टर बना, इस वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, वेक्टर OP। ठीक है, और वेक्टर OP को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। PV मतलब समझ जाना, कभी भी PV लिखा मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P। समझ गए क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अब जनरली जो नोटेशन बुक्स वाले जो फॉलो करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई जिस भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो पॉइंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। लेकिन अगर उसका पोजीशन वेक्टर है ना, तो उसको स्मॉल लेटर से डिनोट कर देंगे, जैसे स्मॉल वेक्टर P। आ रहा है समझ में? पूरा वेक्टर OP ना लिख के ये भी लिखने का स्टैंडर्ड फॉलो होता है। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल बताइए, ये मान लो A है एक पॉइंट, तो ये ओरिजिन से ज्वाइन किया तो वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। क्या ये समझ पा रहे हो? कोई इसको ऐसे भी लिखेगा तो गलत नहीं है, वेक्टर OA लिखेगा तो भी वही है। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर ये सारी चीजें। तो मैग्नीट्यूड का मतलब समझ गए ना, मैग्नीट्यूड मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, अगर हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड है डायरेक्शन कोसाइन। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में मत समझना, मैं एक छोटा सा बस आपको चीज बताता हूं। अभी तुरंत ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर में यूज नहीं होने वाली। ये वेक्टर अलजेब्रा जो भी कुछ पढ़ाऊंगा आज मैं, कुछ चीजें आज यूज होंगी, कुछ कल होंगी, हो सकता है कुछ आगे आने वाले 5th 6th चैप्टर में यूज होंगी, टॉर्क वर्क जब अपन पढ़ेंगे तब यूज होगी। ठीक है, लेकिन हर चैप्टर में अलग अलग तरीके से यूज होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, तो जैसे अगर मान के चलो 3D स्पेस में, अगर मान के चलो ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, और इसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये क्या बना बताओ, ग्रीन वाला लाइन क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये इसके साथ ये क्या चीज है भाई, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उस एंगल को हम नाम दे देते हैं, मान लो अल्फा। ये वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, जिसको नाम दे देते हैं बीटा। ये जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, जिसको नाम क्या दे देते हैं, गामा। समझ में आई ये चीज? तो ये जो अल्फा बीटा और जो गामा है, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। तो जो भी वेक्टर अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। और अगर उसके सामने कॉस लगा दिया जाए, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या ये समझ में आ गया? तो आप इसको बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में लिखना। क्या लिखोगे, लिखो ये चीज, अल्फा कॉमा, फिगर मत ड्रॉ करना, नहीं बना पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर आर कॉल्ड
डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स, शॉर्ट में मैंने डीएस लिख दिया है, डायरेक्शन एंगल्स, they are angles made by the vector, they are angles made by the vector with coordinate axis, with coordinate axis AXES, coordinate axis, ब्रैकेट में लिखना x, y, z। आपको ये मैं इसलिए लिखवाया x, आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई जेड होता है, वो इसलिए क्योंकि अल्फा x के साथ बनने वाला, बीटा y के साथ और गामा z के साथ, वो नोटेशन क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ये जो लिखा है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, इनको डी सीज ऐसा लिखते हैं, डी सीज। और ये क्या होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसको कई बार एलएमएन से भी डिनोट करते हैं, एलएमएन। तो ये चीज नोट डाउन कर लेना, डायरेक्शन कोसाइंस, एलएमएन, या फिर इनको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? अब किसी भी वेक्टर को अगर ये समझना है कि उसका डायरेक्शन कैसा है, तो जनरली ये दो चीजें हम यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा और एलएमएन। एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, सुनना मेरी बात। मैंने बोला कि एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 100 है। बताओ उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो कहां पर है, वो कैसा बनेगा? तो भाई अगर मैंने बोला उसका डायरेक्शन कोसाइन जो है 100 है, 100 मतलब एल की वैल्यू क्या है, 1, मतलब एल 1 कब आएगा, जब अल्फा क्या आएगा, 0। अल्फा 0 मतलब वो कहां पर है, एक्स में। और बीटा और गामा दोनों 90-90 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई और जेड के क्या होता है, परपेंडिकुलर। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है डायरेक्शन कोसाइंस को समझना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बहुत सारी कुछ डिटेल लिखा है, लेकिन एक चीज आप नोट डाउन कर लो, बस एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना, जो लिखा है ना आखिरी डायरेक्शन कोसाइन लिखा है ना, उसी के नीचे एक चीज लिख लेना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ होता है, बट अभी हम उतना ज्यादा नहीं करेंगे, वो हमारे स्कोप में नहीं है। तो ये बता रहा है कि कोई भी हो, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होगा, 1। हटा दो इसको मैं फिर, ओके। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं, क्योंकि आज हमको ये पहला, अब ये है टाइप ऑफ वेक्टर। तो अलग अलग टाइप के वेक्टर है, जैसे पहला वेक्टर क्या लिखा है, जीरो या नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट वही हो, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल के लिए वेक्टर ए बाय ए, वेक्टर ए ए नल वेक्टर, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट सेम। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो नल वेक्टर ऐसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। जैसे पॉइंट है, पॉइंट का कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं होता। समझ गए ना ये चीज? तो ये नल वेक्टर की प्रॉपर्टी है। तो लिख लो, नाम याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये यूज होगा। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम, मैग्नीट्यूड इज 0। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम, मैग्नीट्यूड इज 0। हो गया? नेक्स्ट लिखना यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में क्या बताया पिछले वाले के लिए, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम, मैग्नीट्यूड इज 0। ठीक है, सेकेंड लिखना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1।
तो लिखो यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब एक होता है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, लिख लो मैग्नीट्यूड इज 1 शॉर्ट में। अब जैसे कॉलेज में बच्चे लोग नोट्स बनाते हैं ना, वैसा बनाना सीखो। टीचर बोलेगा कि नहीं ये लिखो, तुम लोग खुद ही, क्योंकि बाकी स्टेट में तो कॉलेज ही बोलते हैं ना, 11th 12th को जूनियर कॉलेज, महाराष्ट्र में साउथ में जूनियर कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो जैसे वेक्टर है ना, तो वेक्टर ए ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो अगर कोई यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका नोटेशन चेंज हो जाता है, ऐसे लगा देते, ये कैप टाइप का बना देते। क्या ये समझ में आ गया? तो अगर ये किसी भी वेक्टर के ऊपर ये कैप लगा है, मतलब आप तुरंत समझ जाओगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये साइड में ऐसा लिख देना, ए कैप यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, 1 होगा। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसका लिखना को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, तो ये बड़ा सिंपल है, कॉमन इनिशियल पॉइंट, इसमें लिखना कॉमन इनिशियल पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, ये कुछ एग्जांपल मैंने बता दिया। ठीक है, ये सारे को इनिशियल वेक्टर है। अगला लिखना को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर लिखा। कोलिनियर का सिंपल मतलब होता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, सिंपल शब्दों में समझो, कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि मैंने एकदम से, लेकिन अगर मान के चलो मैं इस तरीके से बताऊं कि भाई मेरे पास एक वेक्टर ये वाला है, वेक्टर ए बी। ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर ये वाला है, ये वाला है वेक्टर ए सी, नहीं ए नहीं नाम देता, क्या नाम, सी डी। मेरे पास एक और वेक्टर है ये वाला एक वेक्टर है, ये वाला इतना सा, इसका वेक्टर ये वाला, ये वाला, चलो जो भी है, ये वेक्टर पी क्यू। बताओ इनमें से किन वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे? पहले वाले का और दूसरे वाले का डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है। पहले वाले का और तीसरे वाले का डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है। ठीक है, इन दोनों का भी अलग अलग है। तो बताओ कौन कौन से आपस में पैरेलल है? तो इसका आंसर है तीनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए अपने को इससे मतलब नहीं कि डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। पैरेलल होने का मतलब है कि डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ये तीनों के तीनों पैरेलल दिखने चाहिए, सेम लाइन के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। क्या ये समझ में आ गया पैरेलल वेक्टर कैसे दिखते हैं डायरेक्शन वाइज? एक और तरीके से मैं बताऊंगा आगे। इक्वल वेक्टर लिखो, इक्वल वेक्टर इक्वल तभी होगा, इक्वल होने की दो कंडीशन शॉर्ट में लिखना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन डायरेक्शन, सेम इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन। जैसे अगर मान लो ये एक वेक्टर ए बी है, ये एक वेक्टर ए बी है, ठीक है, इसी मैग्नीट्यूड का एक और मैं वेक्टर यहां पर बना देता हूं, मान लो वेक्टर एक्स वाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या इन दोनों को वेक्टर को इक्वल बोल सकते हैं अपन? नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ यहां पर लिखना एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स, इसका एक डेरिवेशन है जो हम आगे करेंगे, फिलहाल मैं लॉ को समझा रहा हूं बस। ठीक है, देखो एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, तो इसमें सबसे पहला है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एकदम सिंपल है, वो कुछ नहीं बोलता। मान लो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की ए से, आप पहले ए से बी गए, एक घर से कोचिंग गए मान लो, ठीक है, तो ये बनेगा आपका वेक्टर ए बी। क्या ये समझ में आ गया? फिर आप कोचिंग से निकल के कहीं घूमने चले गए, तो ये क्या बन गया आपका वेक्टर बी सी।
क्या ये समझ में आया? तो अगर आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो वो कहां से कहां तक है, वेक्टर ए सी। क्या ये क्लियर हो गया? तो यही बताता है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए सी। इसको ट्राइंगल ऑफ एडिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मान के चलो दो वेक्टर्स ऐसे कनेक्टेड है कि वो एक ट्राइंगल की दो साइड्स बना रहे हैं, सच दैट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, तो जो दोनों का रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब दोनों का जो सम होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये ड्रॉ कर लो बस और ये चीज लिख लो, बाकी हम इसका एक डेरिवेशन करने वाले हैं आगे और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने लिखा है वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी। ये लिख लिया क्या? ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना, इसको ना अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखता है। जैसे कई बार क्या करेगा ना, वो इन दोनों को पलट देगा, इनका इनके टर्मिनल और इनिशियल को पलट देगा, एसी को क्या लिख देगा, वो सी ए लिख देगा। समझ में आया ना ये चीज? तो एसी को सी ए लिखेगा तो बाहर में क्या लग जाएगा, माइनस, अभी हमने देखा। और इधर वाला ठीक है, इसको कुछ नहीं करेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी। क्या यहां तक क्लियर हो गया? फिर ये वाले चीज को उधर पे भेज देगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब ए से बी गए, बी से सी गए, सी से वापस कहां पर आ गए, ए आ गए। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर ए ए। क्या ये क्लियर हो गया? इनिशियल फिर ऐसा करते हैं फाइनल टर्मिनल पॉइंट भी सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो कुछ एमसीक्यू ऐसे डायरेक्ट बन सकते हैं कि जिसमें से कौन सा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप इसको मॉडिफाई करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये उसी चीज को जो भी मैंने बताया वही चीज समझा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ, ये फिगर ड्रॉ करो।
ड्रॉ कर लिया क्या फिगर? बस 2 मिनट तो मैं आ रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब तक प्रॉपर्टीज। ये वाला फिगर ड्रॉ कर लेना, ठीक है? ये वाला फिगर ड्रॉ कर लेना। दो मिनट रुकना ना, मैं आ रहा हूँ बस। ये बना लिया क्या? ड्रॉ कर लिया? मेरा फोन कहाँ गया है? अच्छा, ले गए क्या? हो गया क्या? हाँ, तो क्या क्या चीजें इसके बाद तुम लोगों ने बताओ तो। हाँ, यहाँ पर इसके बाद कुछ चीजें आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा। एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये फिगर ड्रॉ किया होगा। ये लॉ ये बताता है कि अगर सपोज एक सेम इनिशियल पॉइंट से दो वेक्टर्स निकल रहे हैं, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो जो इनका इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे निकलेगा? वो इसका डायगोनल से बनेगा, जो भी पैरेललोग्राम का बन रहा है, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन हम देखेंगे, अभी हम सारे लॉस देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो ऐसे ही है, कम्यूटेटिव लॉ,
कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी प्लस ए सेम होता है। वेक्टर अलजेब्रा पूरा क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम उसमें ऑपरेशंस करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब जैसे अगर वेक्टर a है, जो मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन में सिर्फ एक ही तरफ फर्क पड़ेगा अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मिस हो गई थी, ये नोट डाउन करना, ये चीज नोट डाउन करना। ए कैप इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। मतलब किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। नोट कर लिया? फिर क्या ये चीज नोट कर लिया था, ये चीज नोट किया था ना। यहां पर ये बता रहा है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो आपको आई कैप दिख रहा है ना, आई कैप का सीधा मतलब होता है, कैप लगा है मतलब कौन सा वेक्टर है ये? यूनिट वेक्टर, और ये एक्स के डायरेक्शन में। जे कैप का मतलब वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और के कैप का मतलब जेड के डायरेक्शन में। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है वो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मान के चलो कोई वेक्टर ऐसा है जिसका पॉइंट इधर पे आ रहा है, ठीक है, पॉइंट पी ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट है इसका a कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई ही लेता हूं, एक्स कॉमा वाई। अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो एक पोजीशन वेक्टर बना। ये जो पोजीशन वेक्टर ओपी होगा, इसको लिखने का जो तरीका होगा कंपोनेंट के फॉर्म में, कंपोनेंट मतलब आई और जे के फॉर्म में। वो कैसे होगा? तो ये देगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई एक्स यूनिट, समझ में आ रहा है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप। क्या ये क्लियर हो गया? और अगर 3D में है तो ये कॉमा जेड आ जाएगा, तो प्लस क्या लग जाएगा, ये जेड के कैप। क्या ये क्लियर हो गया? अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट में ये दोनों चीजें नहीं है, मतलब वो वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है? वाई एक्सिस। क्या ये क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई थिंक इसको लिख लो आप लोग, बेटर रहेगा। अगर किसी वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो वेक्टर ओपी जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, प्लस जेड के। वेक्टर ओपी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। नोट कर लिया? अभी तक तो हम टर्म्स और टर्मिनोलॉजी देख रहे थे, ऑपरेशंस तो अब चालू होगा, और मेनली आपका फिजिक्स में ऑपरेशन यूज होने वाला है। ठीक है? नेक्स्ट ये चीज नोट करना, ध्यान दो इधर। अगर मान लो आपको कोई भी दो पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, साथ में ड्रॉ करते चलो मेरे साथ में। पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट है सपोज x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट है सपोज x2 y2 z2, x2 y2 z2। ठीक है? अगर आपको ये वेक्टर चाहिए कि वेक्टर ए बी क्या होगा, वेक्टर ए बी क्या होगा, तो वेक्टर ए बी निकालने का तरीका होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्या ये समझ में आ गया? एक छोटा सा एग्जांपल लेना। कंसीडर कंसीडर 2 पॉइंट्स ए, पहला लिखना ए 1,2,4, बी 0,1,3। लिखा कंसीडर 2 पॉइंट्स ओ एंड बी, ओ ए एंड बी विद दिस कोऑर्डिनेट्स। लिखो फाइंड
पोजीशन वेक्टर्स OA, OB एंड वेक्टर AB एंड वेक्टर AB एंड वेक्टर AB। तो आपको मैंने क्या क्या चीजें निकालने बोली है यहां पर। सबसे पहले क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर OA। तो ध्यान से देखो, अगर आप लोगों को OA वाला वेक्टर चाहिए तो अभी ये वाला फॉर्मूला मैं क्या बताया था यहां पर क्या फॉर्मूला बताया था? x2 माइनस x1 i। अब O है तो O का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 0। अब आपको OA वाला वेक्टर चाहिए तो x2 आपका ये होगा। ध्यान से समझना, ये टर्म्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है। OA वाला वेक्टर चाहिए तो ये आपका x1 है और ये क्या आ गया आपका x2। तो x2 माइनस x1 तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0 मतलब 1। तो ये कितना आ जाएगा? 1i। ठीक है, 1i। y2 माइनस y1 मतलब कि 2j कैप। z2 माइनस z1 मतलब कि 4k कैप। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अगर मुझे वेक्टर OB चाहिए तो भाई O है तो इसमें से माइनस करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा? ये 0i प्लस j प्लस 3k। क्या ये समझ में आ गया? बताओ। ठीक है। अब अगर मुझे वेक्टर AB चाहिए तो वेक्टर AB के लिए अब ये करना जरूरी है। तो x2 कैसे करेंगे बताओ? x2 माइनस x1। x2 किसको लेंगे? 0। x1 किसको लेंगे? 1 को। तो 0 माइनस 1 मतलब कितना हो गया? -1i। y2 माइनस y1 मतलब कि -1j। z2 माइनस z1 मतलब कि -1k कैप। क्या ये समझ में आ गया? ये कौन सा वेक्टर बन गया? वेक्टर AB। क्या ये क्लियर है सभी को? अभी ये चीज मैं इतना डिटेल में क्यों बताई? इतनी छोटी सी चीज पता है, क्योंकि अगर मान के चलोगे आप इसको नोटिस करोगे ना, तो इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो भी आपको यही वेक्टर मिलेगा। देखो 0 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? -i। j माइनस 2j मतलब कितना हो जाएगा? -1j। 3 माइनस 4 मतलब कितना हो जाएगा? -1k। समझ में आ रहा है ये चीज? इन अदर वर्ड्स मैं वेक्टर AB को क्या लिख सकता हूं? वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। समझ में आया क्या ये चीज? और OB का मतलब क्या होता है? OB क्या है? OB है B का पोजीशन वेक्टर। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये बन जाएगा वेक्टर AB। क्या ये क्लियर हुआ? बताओ। पक्का? चलो मैं एक छोटा सा कुछ डाउट है क्या? हाँ। AB वेक्टर हम्म तो वेक्टर AB जो बना है तो उसमें x1 और x2 x1 1 होगा और x2 0 होगा। AB जब बना तो B वाले को अपन x2 लेंगे मतलब 0, A वाले को हम x1 लेंगे तो 0 माइनस 1। समझ में आ गया ये चीज? अभी देखो, इसको अगर मैं और थोड़ा डिटेल में इन डेप्थ समझाऊंगा ना तो हो सकता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है तो बता ही देता हूं। ठीक है, देख लो इधर। अगर मान लो यहां पर एक पॉइंट हो गया A, मान लो यहां पर एक पॉइंट हो गया B, और मैं ये वेक्टर AB की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी इसको ध्यान से देखोगे थोड़ा तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा, ये जो वेक्टर बनेगा, ये कौन सा वेक्टर है? ये OA, पोजीशन वेक्टर मतलब OA। ये कौन सा वेक्टर बना है बताओ? वेक्टर OB, पोजीशन वेक्टर। क्या यहाँ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है? देखो OA प्लस AB इज इक्वल टू क्या होगा? OB। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे OA प्लस AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OB। या अगर मुझे वेक्टर AB चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? OB माइनस OA। तो ये फॉर्मूला वहीं से बना है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजें लिख लिया क्या? बताओ जल्दी से। ये न्यूमेरिकल करते समय ना आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके से। ए बी जो है क्या है? किसी पार्टिकल का पॉइंट ए से पॉइंट बी में डिस्प्लेसमेंट है। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्मूला नहीं बताता। ठीक है, इसमें एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं।
अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दे दिया गया है, आपको पता करना है कि वो कोलीनियर है कि नहीं। कोलीनियर मतलब पैरेलल है कि नहीं, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो एकदम सिंपल तरीका होता है, उनके कोफिशिएंट का रेशियो अगर सेम आता है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ये मैंने, हाँ ये तो सही लिखा, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लो मेरे पास वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट है 2i माइनस 3j प्लस क्या हो गया 4k। दूसरा वेक्टर बी लेता हूं, उसके कंपोनेंट है सपोज 4i माइनस 6j और ये हो जाएगा प्लस 8k। अब इनके कंपोनेंट के रेशियो देखो, 2/4 कितना आ गया? ये 1/2। इनका रेशियो कितना आया? इनका रेशियो कितना आया? तीनों सेम आया, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? पैरेलल। समझ में आ गया ये चीज? इसको भी नोट करके लिख लो कहीं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k। वेक्टर बी इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, अगर ये तीनों सेम प्रोपोर्शन में होंगे तो वेक्टर a पैरेलल होगा किसके? वेक्टर b के। नोट कर लिया? वेक्टर a पैरेलल होगा वेक्टर b के। डन। अब परपेंडिकुलर की भी एक कंडीशन है, वो भी नोट करवा देता हूं, अभी करवा देता हूं। किसी को पता है क्या? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अगर ये 0 आएगा तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। समझ गए? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, कंडीशन है जो आपको यूज करना है डायरेक्टली कई जगह पे। हटा दो उसको फिर मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। जो भी कुछ मैंने बताया ये उन्हीं पे बेस्ड है। मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल जाएगा शायद। एक चीज मैंने नहीं बताया, हाँ, क्योंकि मैंने एक चीज नहीं बताया, एक चीज नहीं बताया, वो बताना चाहिए था मुझे। ध्यान दो। अगर मानो सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, यहां पर एक पॉइंट हो गया, पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं। तो ये जो वेक्टर बन रहा है, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए, या दूसरा नाम क्या होगा इसका? वेक्टर ओ ए। क्या ये समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो वेक्टर ए का कंपोनेंट आपको दिया है आई, जे और के, इसका मतलब जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,1,1, उसके कोफिशिएंट से पता चल जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ कितनी है इसकी, तो ये लेंथ कैसे निकलेगी? तो आप लोगों ने 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना? क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर में। तो बस वही फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो रूट ओवर 1 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ? 1 का स्क्वायर, प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बताता हूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह। ये बना कहां से वो मैंने बताया। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ये है कि अगर आपको कोई भी एक वेक्टर ए दिया है जिसके कंपोनेंट है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एकदम सिंपल तरीका है, रूट ओवर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। सिंपल, ये कर लो, आपको मिल जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। समझ गए? तो बताओ इसका कितना आएगा मैग्नीट्यूड? इसका आ जाएगा √3। समझ गए सभी? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 3। बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखते ऐसे हैं, ये क्लियर है ना? क्या आ जाएगा? रूट ओवर, बोलो जल्दी। इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 49 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायरिंग करोगे प्लस, प्लस इसका स्क्वायर 9। कितना हुआ टोटल करने पे? 62। तो ये आ जाएगा √62। जल्दी से वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा?
तो कौन सा वेक्टर हुआ? सी वाला। सी वाला कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 1। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको, मैग्नीट्यूड निकालना क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऐसे कोई दो वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन वेक्टर अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। कोई भी एग्जांपल देखो, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा? क्योंकि सेम टाइप के कोफिशिएंट है ना, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन कोफिशिएंट अलग है। मतलब एक का डायरेक्शन इधर होगा तो दूसरे का डायरेक्शन इधर होगा। समझ गया ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे दो वेक्टर बताओ जिनका डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग हो। तो कोई भी एक वेक्टर ए मान लेता हूं। क्या ले लिया मैंने? आई प्लस 2j प्लस 3k। समझ गए? अब इसमें मैं 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4 मल्टीप्लाई करके नया वेक्टर बनाता हूं, तो क्या हो जाएगा? 4i प्लस 8j प्लस 12k। तो इन दोनों का डायरेक्शन वही है। अभी बताया था ना मैंने, ये मान लो एक वेक्टर है, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वही वेक्टर, डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। समझ गए क्या ये? चलो नेक्स्ट, एक्स और वाई निकालो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो भाई अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो मतलब दोनों के आई आई का कोफिशिएंट सेम होगा, जे जे का कोफिशिएंट सेम होगा, तो x2 होगा और y क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि इन तीनों वेक्टर का सम करो, ए बी और क्या है? सी। तो कोई भी वेक्टर को सम कैसे करते हैं? कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, तो आई वाले कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो क्या आएगा इन सब का एडिशन? आई प्लस आई कितना हो गया? 2i और माइनस 2i, मतलब क्या हो जाएगा ये? 0i। जे जे वाले को ऐड करोगे तो बताओ कितना मिलेगा? -2 + 4 मतलब +2 और माइनस मतलब कितना हो जाएगा? -4j। के वाले को सम करोगे तो कितना आएगा? तो के वाले को सम करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा बोलो जल्दी? k + 5 मतलब 6k और ये मतलब -1k। समझ में आया कि नहीं सबको ये? तो वेक्टर का सम कैसे करना है? अब अलजेब्रा अब चालू हुआ, अभी तो हम वेक्टर का मेन वो पढ़ रहे थे, ऑपरेशन अब चालू हुआ, सम कैसे करना है। ठीक है? बोल रहा है कि इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो। जल्दी ध्यान दो, मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है। वेक्टर दिया है, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो। तो भाई अगर इसके बन जाएगा क्या? कैसे बनेगा बताओ? मैंने लिखा है फॉर्मूला, देखो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला? उस वेक्टर को डिवाइड कर दो किससे? उसके मैग्नीट्यूड से। ये लिखा ना ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? √1 + 1 + 4 मतलब कितना आएगा? √6। क्या ये समझ में आ गया? तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे? i + j + 2k डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? √6। क्या ये क्लियर हो गया? क्या हो गया ये? अरे हाँ, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? √6। समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है एक वेक्टर PQ के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बताओ। तो पहले वेक्टर PQ कैसे बनाओगे ये बताओ। वेक्टर PQ का कौन से तरीके से बनेगा? वो फॉर्मूला मैंने लिखाया था अभी, कौन सा था? क्या बताया था? x2 - x1 का, नहीं सॉरी, x2 - x1 i, y2 - y1 j। वो सम नहीं लगेगा। समझ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? अभी ये P का कोऑर्डिनेट है और ये किसका कोऑर्डिनेट है? Q का। ये x1 y1 z1 है और ये क्या है? x2 y2 और z2। तो अगर PQ चाहिए तो x2 - x1 i, तो 4 - 1 मतलब क्या हो जाएगा? 3i, 5 - 2 मतलब 3j प्लस 3k। क्या ये समझ में आ गया? तो ये बनेगा वेक्टर PQ। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा?
3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बोलो जल्दी कितना आएगा? 27। 27 को और इजी करके लिख सकते हैं 3√3, समझ गए? तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब बोलता है कि इसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो इसका यूनिट वेक्टर बताने के लिए पी क्यू कैप बना दिया इसको मैं। अब इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? 3√3 से। तो ये डिवाइड हो जाएगा किससे? 3√3 से। समझ गए ना ये चीज? ऐसा मत कर देना कि इसको और इसको काट दिया, ऐसा नहीं होगा। पहले पूरा कॉमन निकलेगा 3, फिर कटेगा। तो कॉमन निकाल के जब काटोगे तो क्या बचेगा? 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी सभी। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है बताओ तो। समझ गए क्या? वेक्टर ए वेक्टर बी दिया, बोल रहा है यूनिट वेक्टर निकालो जो ए प्लस बी के डायरेक्शन में हो। तो पहला काम क्या करोगे? ए और बी को ऐड कर दोगे। ऐड करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? आई आई वाला, जे जे वाला, के वाला ऐड हो जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और फिर उससे क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। समझ गए? हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट। ये एक वेक्टर दिया, इसके डायरेक्शन में एक और वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 8। तो क्या करेंगे? पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालना। पहले इस वेक्टर का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? तो 5i माइनस जे प्लस 2k, इसको डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे? इसके मैग्नीट्यूड से। कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड? बोलो जल्दी। 25 प्लस 1, ये स्क्वायरिंग करने पे प्लस 1 हो जाएगा। 26, 26 प्लस 4 29, तो कितना आ जाएगा? 29। समझ में आया कि नहीं? ये जो वेक्टर बना ये इसका यूनिट वेक्टर है, लेकिन अपने को यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 8। तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 8 से। तो वो नया वेक्टर बन गया। क्या ये क्लियर हो गया? आया कि नहीं समझ में? कोई भी दिए हुए वेक्टर का उसी डायरेक्शन में नया मैग्नीट्यूड बोल दे, तो पहले उसको यूनिट वेक्टर बनाओ फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। कैसे शो करोगे कि ये दोनों कोलिनियर है? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? हाँ, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? पैरेलल। और पैरेलल कैसे पता चलता है? रेशियो सेम होना चाहिए। तो पहले वाले का रेशियो -1/2 -1/2 -1/2, दैट्स व्हाई दे आर कोलिनियर। नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइन छोड़ दो, जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्शन कोसाइन छोड़ दो, इक्वली इंक्लाइंड भी छोड़ दो फिलहाल। कुछ कुछ जो चीजें काम की नहीं है उसको मैं हटा रहा हूं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले आप मेरे को ये समझ के बताओ कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है। पॉइंट दिया है, कोई 3 पॉइंट दिया है। कौन सा 3 पॉइंट दिया है? ए, बी और सी। ये ए, ये बी और यहाँ पर कोई पॉइंट सी है। ठीक है। अब वो जो वेक्टर ए है ना, वो क्या है? इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। समझ पा रहे हो ना? वेक्टर बी क्या है? ये वाले पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर सी वाले पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है। बोल रहा है कि रेस्पेक्टिवली वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको शो करना है कि ये जो एबीसी से मिलके जो ट्राइंगल बना, ये कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। समझ में आया कि नहीं? अब ये बताओ, क्या आपको ये वेक्टर ए बी दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया ना वेक्टर ए बी। क्या दिया है? तो कौन सा वेक्टर दिया है? जो 3 दिया है। एक क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब कि ए का कोऑर्डिनेट इनडायरेक्टली आपको दे दिया है। क्या है ए का कोऑर्डिनेट? 3, -4 और -4। बी का पोजीशन वेक्टर मतलब बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है। क्या है? 2, -1 और 1। समझ में आया कि नहीं? अब अगर आपको वेक्टर ए बी चाहिए, वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा? x2 -x1i, मतलब क्या आ जाएगा? ये 2i। गलत लिखा क्या मैं? x2 -x1 मतलब -1i। y2 -y1 कितना हो जाएगा? +3j। z2 -z1 5k +5k। क्या ये समझ पा रहे हो? बताओ जल्दी। वेक्टर ए बी कैसे निकला? वैसे ही बताओ वेक्टर बी सी कैसे निकलेगा?
अब सी का वैल्यू, अब सीधे करो, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का, डायरेक्ट करो, अभी कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है अपने को। तो 1 ये माइनस ये कर दो, ये माइनस ये कर दो, तो कितना जाएगा माइनस आई, ये माइनस ये कर दो, कितना हो जाएगा -3j प्लस 2 प्लस j, मतलब -2j। वैसे ही ये दोनों कर दो -6k। क्या ये समझ में आया बताओ? अब वेक्टर AC निकाल के बताओ जल्दी, वेक्टर AC, अभी वेक्टर AB BC, अब क्या निकालो, वेक्टर AC निकालो। AC या CA क्या निकालना चाहिए, क्या पसंद करोगे? AC निकालना है, तो AC निकाल रहे हो तो डायरेक्शन में ये वाला बनाओगे AC निकालते समय, और किस में से किसको माइनस करोगे, C में से A को, याद रखना। तो बताओ क्या आएगा, 1 -3 मतलब कि -2, फिर +1j, हाँ +1j क्या +1 की -1, भाई मेरे ख्याल से तो -1 आएगा क्या, -1k। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो ये कौन सा वेक्टर मिल गया अपने को, AC। अब अपने को ना तीनों साइड के वेक्टर मिल गए, पहला वाला AB, दूसरा वाला BC और तीसरा वाला क्या है AC। अब अपने को प्रूव करना है कि भाई ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए। पहला तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ना तीनों साइड का लेंथ निकालो। अब साइड का लेंथ कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड से, तो तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट 1 + 9 10 हो गया, 10 + 25 मतलब 35। इसका मैग्नीट्यूड बोलो जल्दी, 36 + 4 40, 40 + 1 41, रूट 41। डन। बताओ जल्दी इसका कितना आएगा, 4 + 1 + 1 6। क्या ये क्लियर हो गया? तो देख लो, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर 41 आएगा, बाकी दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो भी 41 आएगा। मतलब h² = p² + b²। मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। अब इस तरीके से नहीं बनाना है, दूसरा तरीका लगाओ। अब सोचो कौन सा तरीका लगा सकते हैं, मैं लिखाया हूं। हाँ याद करो, जैसे मैंने पैरेलल वेक्टर के लिए एक नोट लिखाया था, वैसे परपेंडिकुलर के लिए भी लिखाया था। परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखाया था, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 है, मतलब वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ध्यान से देखोगे, मैं मान लो a1 क्या है यहाँ पर -1, a2 क्या है -2, मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ गया 2, b1 × b2 तो कितना आया +3, c1 × c2 तो कितना आ गया -5। सबको ऐड किया तो क्या मिला 0। मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। क्या ये समझ गए सभी? केमिस्ट्री वाले सर नहीं है क्या? अरे हाँ इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इसका आंसर दे दो, लास्ट MCQ है, ठीक है। गलत। अच्छा फर्स्ट वाला सही है क्या, सब बताओ। A से B गए, B से C गए, C से A गए, तो हम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो गया, तो वो 0 वेक्टर बनेगा। अब A और B में क्या फर्क है, ये दोनों तो सेम है। CA को इसने क्या लिख दिया -AC, ये तो सही होगा। अगर मैं इन दोनों को पलटता हूं तो माइनस लगेगा, ये सही आएगा, है ना। फिर उसके बाद इसी को स्टैंडर्ड मान के C को देखता हूं, AB है, BC है, CA को इसने क्या लिख दिया -CA, तो ये गलत हो गया ना। क्या ये क्लियर हो गया? ये वाला क्यों सही है, क्योंकि ये पूरा एज इट इज है, बस इसने BC को क्या लिख दिया -CB। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। चलो आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंटिन्यू। एक्चुअल में ना
दो और चीजें इसमें हमको देखना है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट तुरंत यूज नहीं होगा, वो टॉर्क वगैरह जब हम पढ़ेंगे ना तब यूज होने वाला है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट जो है ना वो इस बार यूज होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट को मैं थोड़ा जल्दी से बता दूंगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ डाउट? एक क्वेश्चन जो है ना वेक्टर का डायरेक्ट आ जाता है, मतलब इस टाइप का जो अभी मैंने दिया ना क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर निकालो, उसके डायरेक्शन में इतना, उसके डायरेक्शन में इतना, वैसा वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आता है, स्पेशली नीट वालों को में जरूर आता है, क्योंकि लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते वेक्टर को।